आज हम बात करने वाले हैं विक्रांत राठी डबल मर्डर केस की। ये कहानी शुरू होती है यूपी के बागपत जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से। तारीख थी 23 अप्रैल 2026। दिन का वक्त था। एक औरत घबराई हुई सी बागपत के कोतवाली थाने में पहुंची। उसने अपना नाम प्राची बताया और कहा कि उसके पति विक्रांत कुमार 15 तारीख से गायब हैं। पुलिस ने फौरन उसका केस नोट करना शुरू किया और ज़्यादा डिटेल्स मांगी। इसके बाद प्राची ने कहा उसके पति विक्रांत कुमार जिला नगर निगम विकास अभिकरण में संविदा कर्मी हैं। 15 अप्रैल 2026 की सुबह विक्रांत रोज की तरह ऑफिस के लिए घर से निकले थे, पर फिर वो कभी लौटे ही नहीं। जब रात हो गई तो घबराकर प्राची ने फ़ोन लगाया, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर प्राची ने उनको खुद से ढूंढने की कोशिश की। दोस्तों को फ़ोन किया, रिश्तेदारों से पूछा, सहकर्मियों से बात की, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। जब हर कोशिश नाकामयाब हो गई, तब प्राची ने थाने आने का फैसला किया। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली, पर प्राची ने पुलिस को सिर्फ इतनी ही डिटेल्स नहीं बताई। प्राची ने यह भी बताया कि राखी कश्यप नाम की एक लड़की लंबे समय से मेरे पति को परेशान करती आ रही है। मुझे शक है कि गुमशुदगी के पीछे उसी का हाथ हो सकता है। पुलिस के पास पहला सुराग था, एक नाम, राखी। पुलिस सीधे राखी के घर पहुंची और पूछताछ शुरू की। राखी ने विक्रांत से दोस्ती होने की बात तो मान ली, लेकिन कहा दोस्ती रखना कोई जुर्म नहीं है। आप मुझे इस बात के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते। और जो आप कह रहे हैं कि वो गायब है, उसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। आखिरी वक्त में उसके साथ मैं नहीं थी। राखी की बातें सही तो थीं, लेकिन तेज भी थीं और उसमें अकड़ भरी हुई थी। पुलिस के पास उस वक्त कोई ठोस सबूत नहीं था। वो खाली हाथ लौट गए, लेकिन जांच जारी रखी। अब आती है तारीख 17 अप्रैल 2026। सहारनपुर बड़ागांव थाना क्षेत्र में एक नहर के पास कुछ राहगीरों को बदबू आई। थोड़ा आगे जाकर देखा तो नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। जब वो और पास गए तो उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक लाश पड़ी हुई थी, नहर के पानी से फूली हुई और नहर की मिट्टी से पूरी तरह से लथपथ। वहां मौजूद लोगों ने घबराकर पुलिस को खबर दी और पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंच भी गई। पुलिस की टीम ने लाश को बाहर निकाला और जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। लाश के हाथ बंधे हुए थे, पांव बंधे हुए थे, शरीर पर जगह जगह गोलियां लगी थीं, जांग पर, सीने पर, हाथ पर, गले पर। लाश को पूरी तरह से गोलियों से छलनी कर दिया गया था। जितनी भी गोलियां मारी जा सकती थीं, उतनी गोलियां मारी गई थीं। और चेहरे को किसी भारी चीज़ से बुरी तरह से कुचल दिया गया था। वो इतनी बुरी तरह से कुचला हुआ था कि चेहरा सिर के अंदर घुस गया था और उसकी पहचान कर पाना अब नामुमकिन था। पुलिस ने वहां पर फॉरेंसिक टीम बुलाई और डॉग स्क्वाड बुलाया, जिसके बाद उस पूरे एरिया की शुरुआती जांच हुई। और जांच करने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिर पुलिस ने लाश की सारी डिटेल्स बागपत की मिसिंग रिपोर्ट से मैच की और सबूत जुटाए। तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। डीएनए मैच कर गया। फिर प्राची को पहचान के लिए बुलाया गया और बाकी पहचान करने के बाद ये नतीजा सामने आया कि वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि विक्रांत कुमार की ही थी। पुलिस ने शव को परिवार को सौंप दिया और परिवार ने भारी मन से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब ये मामला सिर्फ गुमशुदगी की बजाय हत्याकांड में बदल गया था। मर्डर का केस दर्ज हुआ और जांच की दिशा बदल दी गई। लाश मिलने के बाद पुलिस को शक हो गया था कि विक्रांत और राखी दोनों शायद दोस्त से बढ़कर हो सकते थे, लेकिन ये बात साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। तो पुलिस ने विक्रांत और राखी दोनों का बैकग्राउंड खंगालने का फैसला किया। पहले विक्रांत का बैकग्राउंड देखा गया, जहां पुलिस को पता चला कि विक्रांत कुमार प्रयागराज का रहने वाला था। उसकी उम्र करीब 40 साल थी। बागपत के जिला नगर निगम विकास अभिकरण यानी डूडा में 2018 से संविदा कर्मी के रूप में वो काम करता था। परिवार की बात करें तो शादी से उसकी एक बेटी थी और उसकी पत्नी प्राची भी खुद एक सरकारी मुलाजिम थी। एक सीधा साधा परिवार, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, कोई बड़ा विवाद नहीं। पुलिस को विक्रांत के बैकग्राउंड से कुछ भी शक करने लायक नहीं मिला। फिर पुलिस ने राखी कश्यप के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना शुरू किया, जहां पुलिस ने पाया कि उसकी उम्र करीब 27 साल थी।
वो बागपत की ही रहने वाली थी। उसकी वर्तमान में 2 बार शादी हो चुकी थी, लेकिन शादियां चली नहीं और दोनों बार तलाक हो गया था। अब वो अपने परिवार के साथ भी नहीं रहती थी। पुलिस ने जब राखी की दोनों शादियां टूटने की वजह पता लगाई, तो पुलिस को पता चला कि उसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदार, झगड़ालू, गुस्सैल और मनमर्जी करने वाला था, जिसके चलते उसके पिछले दोनों पतियों ने परेशान होकर उससे तलाक ले लिया था। बिना किसी अच्छी कमाई के जरिए के भी उसकी लाइफस्टाइल बेहद लग्जरी थी। अलग अलग जगहों पर नई नई पहचान बनाती थी। सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव थी। पुलिस के थोड़ा और पता करने पर पुलिस को ये पता चला कि उस पे कई लोगों से ठगी और विवाद के आरोप भी थे। राखी और विक्रांत की मुलाकात आखिर कब और कैसे हुई थी, इस बारे में भी पुलिस ने पता लगाया। जांच में सामने आया कि दोनों के बीच करीब 3 साल पुराना रिश्ता था। घंटों फोन पर बातें होती थीं, मिलना जुलना, शारीरिक संबंध बनाना, आगे शादी की योजना तक बन रही थी दोनों के बीच। लापता होने से ठीक पहले विक्रांत ने अपने खाते से 4 लाख रुपए भी निकाल के उसे दिए थे। पुलिस ने राखी की कॉल डिटेल्स, मैसेज हिस्ट्री, व्हाट्सएप हिस्ट्री और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगालने का फैसला किया। मैसेज हिस्ट्री से ये पता चला कि राखी और विक्रांत के बीच कामुक और भावनात्मक बातें होती थीं। दोनों कहाँ कहाँ मिलेंगे, कौन से होटल में जाएंगे और वहाँ क्या करेंगे, इस बात की प्लानिंग भी करते थे। व्हाट्सएप हिस्ट्री से पता चला कि दोनों के बीच लंबी लंबी वीडियो कॉल्स होती थीं और चैट्स में दोनों के शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियोस और फोटोज भी पुलिस को मिले थे। सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस को पता चला कि राखी एक रीलबाज लड़की थी। तकरीबन हर चीज़ को रिकॉर्ड करती थी और अपलोड करती थी। वो अपनी लाइसेंसी पिस्टल तक को कमर में लगाकर रील में उसका शो ऑफ करती थी। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस वालों का शक अब यकीन में बदल गया। पुलिस समझ गई कि हो ना हो विक्रांत की हत्या के पीछे किसी न किसी रूप में राखी का ही हाथ है। तो बिना वक्त गवाए पुलिस सारे सबूतों को इकट्ठा करके राखी के घर पहुंची, लेकिन राखी वहां मिली ही नहीं। घर बिल्कुल खाली था। अब पुलिस का शक पूरा यकीन में बदल गया। पुलिस समझ गई कि विक्रांत की हत्या या तो राखी ने करी है या करवाई है और अब वो फरार हो गई है। पुलिस राखी की तलाश जारी रखती है, उसके नंबर्स को सर्वेलेंस पे डालती है, पर कहीं से भी राखी का कोई अता पता नहीं चलता। फिर आती है 27 अप्रैल 2026 की तारीख। सहारनपुर मिर्जापुर थाना क्षेत्र नौगांव गांव के पास एक जंगल में झाड़ियों के बीच एक राहगीर की नज़र पड़ती है। उन झाड़ियों के बीच में एक बोरा पड़ा था, रस्सी से बंधा हुआ और खून से लथपथ। पुलिस को फौरन खबर करी गई और पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद पुलिस वालों ने झाड़ियां हटवाई और बोरा खुलवाया। बोरा खुलते ही अंदर से राखी कश्यप की लाश बाहर आकर गिरी। लाश की हालत बेहद खराब थी। गले पर तेजधार हथियार से गहरे वार किए गए थे। पूरे शरीर पर भी कई जगहों पर वार किया गया था, जैसे किसी ने सारी दुश्मनी, सारा गुस्सा राखी के ऊपर निकाल दिया हो। पुलिस को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये वही राखी थी जिसे पुलिस वाले विक्रांत का कातिल मानकर ढूंढ रहे थे। लेकिन अब उसी की लाश पुलिस वालों की आंखों के सामने पड़ी थी। पुलिस का तो पूरा दिमाग घूम गया। जितनी भी थ्योरीज और जितने भी एंगल्स पुलिस ने अब तक लगाए थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सारे के सारे फेल हो गए। पुलिस वालों ने जिसे कातिल समझा था, उसकी खुद लाश मिली थी। केस पूरी तरह से पलट गया था। अब पुलिस को नए सिरे से शुरुआत करनी थी। पुलिस ने सब कुछ शून्य से शुरू करने की बजाय एक बार फिर से राखी के कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज हिस्ट्री और व्हाट्सएप हिस्ट्री खंगालने का फैसला किया। और इस बार उनका ध्यान एक खास नंबर पर गया। उस नंबर से राखी की देर रात तक लंबी लंबी बातें होती थीं, वो भी बहुत ज़्यादा बातें होती थीं। मैसेज हिस्ट्री से पता चला कि इस शख्स से भी राखी की उत्तेजित करने वाली बातें होती थीं। दोनों मिलने की प्लानिंग करते थे, शारीरिक संबंध भी बनाते थे। व्हाट्सएप हिस्ट्री से पता चला कि दोनों के बीच लंबी लंबी वीडियो कॉल्स होती थीं। पुलिस ने अब इस नंबर की डिटेल्स निकलवाईं और उन डिटेल्स में जो नाम सामने आया वो था सुधांश चौहान, बीजेपी युवा मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष। अब पुलिस सीधा किसी नेता के पास तो नहीं जा सकती थी, वो भी इतने कम सबूतों के साथ। तो पुलिस ने और ज़्यादा ठोस सबूत ढूंढने के लिए और ज़्यादा जानकारी जुटाने का फैसला किया। इसी जानकारी जुटाने के सिलसिले में पुलिस को एक और नाम मिला, कपिल चौहान, और एक तारीख मिली, 16 अप्रैल। सुधांश चौहान और कपिल चौहान
दोनों की मैसेज हिस्ट्री में 16 तारीख को राखी के घर में मिलने की बातें हो रही थीं। ये वही तारीख थी जिस दिन विक्रांत की पत्नी प्राची के मुताबिक विक्रांत लापता हुआ था। पुलिस ने अपनी खबरियों का नेटवर्क एक्टिव किया और इस बारे में पता लगाने का उन्हें निर्देश दिया, जहां से उन्हें पता चला कि उस दिन राखी के घर में एक पार्टी तो हुई थी। इतना पता होने के बाद पुलिस राखी के घर पहुंची और आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से पूछताछ की। उस इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले गए और वहां कुछ ऐसा पता चला जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उस दिन पार्टी के वक्त के दौरान कई लोगों ने गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी थीं और वो आवाज़ें उसी वक्त की थीं जब पार्टी चल रही थी। इसी के साथ साथ कई सीसीटीवी फुटेजेस में विक्रांत कुमार, सुधर्ष चौहान और कपिल चौहान तीनों राखी के घर जाते हुए साफ साफ दिखाई भी दे रहे थे। अब पुलिस के पास वो सारे सबूत थे जो उन्हें चाहिए थे, तो पुलिस ने सुधांश चौहान और उसके साथी कपिल चौहान को भी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। तब सारे सबूत उनके सामने रखे गए और आखिरकार थोड़ी सख्ती के बाद सुधांश ने सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया। 16 अप्रैल 2026 उस रात राखी के घर में बागपत में पार्टी चल रही थी। पार्टी में 4 लोग थे: विक्रांत, राखी, सुधांश चौहान और कपिल चौहान। पार्टी में माहौल पूरा सेट था। दारू थी, चखना था, खाना था और चीज़ें काफ़ी वक्त तक सामान लग रही थी। लेकिन राखी के मन में कुछ और चल रहा था। नशे में उसने विक्रांत से कहा, विक्रांत, मेरठ में तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसे तुम मेरे नाम कर दो। विक्रांत ने साफ मना कर दिया, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं ये किसी को नहीं दे सकता। मैंने उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के लिए खरीदा है। राखी को यह जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो समझ गई कि अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो उसने उसे धमकी दी। कहा, तुम्हारी और मेरी शारीरिक संबंध बनाते हुए जितनी भी तस्वीरें और वीडियोज़ हैं, मैं वो सारी वीडियोज़ ऑनलाइन अपलोड कर दूंगी और तुम्हारी पत्नी को भी भेज दूंगी। विक्रांत फिर भी नहीं माना और तब राखी ने अपनी जेब से लाइसेंसी पिस्टल निकाली और सीधे विक्रांत की जांघ पर गोली मार दी। विक्रांत का खून बहने लगा, फर्श पर चारों तरफ फैल गया। विक्रांत दीवार के सहारे से टिक गया और घबराहट में समझने की कोशिश करने लगा वहां पर अभी जो कुछ भी हुआ था। सुधांश की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। तब राखी ने सुधांश की तरफ देखा और बोली, नेताजी, अब बहुत हो गया। मेरे पास तुम्हारी और मेरी शारीरिक संबंध बनाने की भी तस्वीरें और वीडियोज़ हैं। अगर तुमने विक्रांत को पूरी तरह से ख़त्म करने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं सब कुछ वायरल कर दूंगी। तुम्हारा सारा रुतबा और पॉलिटिकल करियर सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसी के साथ राखी ने यह भी कहा कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं सारी वो तस्वीरें और वीडियोस डिलीट कर दूंगी। तुम्हें कभी भी ब्लैकमेल नहीं करूंगी और आगे से मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगी, बस तुम्हें प्यार करूंगी। सुधांश डरा हुआ था, फंसा हुआ था, तो उसने हाँ कर दिया और हाँ करने के साथ ही राखी के हाथ से पिस्टल ली और विक्रांत पर एक के बाद एक गोलियां दाग दी। सुधांश ने गोलियां मार मार कर विक्रांत को पूरा लहूलुहान कर दिया। फिर आखिरी सांसें गिनते हुए विक्रांत को कपिल ने भी गोलियां मार कर उसे खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद लाश की पहचान ना हो सके, इसके लिए विक्रांत ने चेहरे पर भारी चीज से कई बार वार किया, वो भी तब तक जब तक उसका चेहरा पूरी तरह से टूटकर खोपड़ी के अंदर न घुस जाए। फिर तीनों ने लाश को कपड़े में लपेटा, कार में डाला, कमरे की सफाई करी और बागपत से सहारनपुर तक के लिए निकल गए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक नहर मिली और उन्होंने लाश को वहीं फेंक दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि लाश अपने भार की वजह से डूब जाएगी और कभी भी नहीं मिलेगी। विक्रांत अब मर चुका था, लाश को भी ठिकाने लगा दिया गया था, लेकिन सुधांश और कपिल के मन में एक डर बैठ गया था। डर ये था कि राखी कभी भी उनकी पोल खोल सकती है। राखी का स्वभाव था ब्लैकमेल करना। कल को कोई समस्या आने पर वो इसी हत्या को हथियार बनाकर उन्हें और निचोड़ सकती थी या पुलिस के पास जाकर सब कुछ उगल सकती थी। तो दोनों ने काफ़ी सोचने के बाद इस बात का फैसला किया कि वो राखी को भी ख़त्म कर देंगे। करीब 10 दिन बाद सुधांश और कपिल ने पूरी प्लानिंग कर ली और राखी को बुलाया। उन्होंने राखी को बुलाने के लिए उसे पार्टी का बहाना दिया। कहा, सहारनपुर के नवगांव इलाके में एक फार्म हाउस है, वहीं पर पार्टी है। राखी को कोई शक नहीं हुआ, वो सीधा वहां पहुंच गई। वहां उन्होंने धोखे से हमला किया और तलवार से राखी का गला रेत दिया गया। गला रेतने के बाद भी
दोनों को चैन नहीं मिला। जब राखी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, दोनों ने अपना भरा हुआ गुस्सा एक के बाद एक उस पर वार करके बाहर निकाला। दोनों ने मिलकर तकरीबन 7 से 8 बार वार किया। राखी अपनी जान की भीख मांगती रही, लेकिन वो नहीं रुके। वो बाद में सीधा तब रुके जब राखी की देह से प्राण निकल गए। बाद में दोनों ने राखी की लाश को एक प्लास्टिक की बोरी में भरा और रस्सी से बांधा और नौगांव के जंगलों में एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। 27 अप्रैल 2026 को वही लाश जंगल में मिली, बोरे में बंद, गला कटा हुआ, पूरे शरीर पर घाव, सड़ चुकी थी। अगर कुछ दिन और हो जाते तो शायद जंगली जानवर उसको खा के सारे सबूत मिटा भी देते, लेकिन वक्त से पहले ही राखी की लाश मिल गई और ये राज खुल गया। मई 2026 के पहले हफ्ते में पुलिस ने सुधांशु चौहान को गिरफ्तार किया। इसी वक्त के दौरान कपिल चौहान को भी हिरासत में ले लिया गया। दोनों पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, धारा 120 भी आपराधिक साजिश, धारा 201 सबूत छुपाना और नष्ट करना, धारा 35 साझा उद्देश्य से अपराध और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराएं भी अवैध हथियार इस्तेमाल करने के लिए लगाई गईं। फिलहाल इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और नए सबूत मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।